हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उर्वी अपने कमरे में अलमारी से सारे कपड़े बाहर निकालकर देख रही होती है। उर्वी को एक भी कपड़े पसंद नहीं आते और तभी उर्वी कहती है, क्या यार उर्वी, तेरे पास तो कोई ढंग के कपड़े भी नहीं है। ऐसे देखकर कोई भी तुझे ये बिल्कुल नहीं बोल सकता कि तेरी नई नई शादी हुई है। एक भी अच्छी सी कोई साड़ी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा भी नाम उर्फी है। फैशन के बारे में मुझसे ज्यादा किसी को कहाँ ही पता होगा। अभी मैं पुरानी साड़ियों से एक नया फैशन बनाती हूँ। उर्वी इतना बोलकर अपनी एक साड़ी निकालती है और उस साड़ी के पल्लू को बीच में से कहीं कहीं काट देती है और एक नया ही डिजाइन बना देती है, जो पल्लू तो बिल्कुल भी नहीं लगता। पल्लू में बड़े बड़े छेद हो रखे थे, नाम का ही पल्लू था। उर्वी वही साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और अपने कमरे से बाहर आती है। उर्वी को ऐसे देखकर उसकी सास सरोज को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है और वो उससे कहती है, बहू ये क्या है? चूहे ने तेरी सारी साड़ी कुतर डाली और फिर भी तू यही साड़ी पहनकर आ गई। तेरे पास साड़ी की कमी है क्या? अगर कमी है तो मुझे बता दे, मैं तुझे नई साड़ी दिला दूंगी। बस ये मत पहन, समझी तू? माँ जी, ये चूहे ने नहीं कुतरा, मैंने 2 घंटे बैठकर मेहनत से ये वाला डिजाइन बनाया है और आप बोल रही हो कि चूहे ने कुतर दिया। माँ जी, आपको तो कोई सेंस ही नहीं है फैशन का। बहू, अगर यही फैशन होता है तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे कोई सेंस नहीं है फैशन का। जाकर ये साड़ी निकाल दे। बहुत ही बकवास लग रही है, ना तन ढक रहा है और ना ही सर ढक सकता है। नहीं माँ जी, मैं नहीं बदल रही। इतनी तो अच्छी लग रही है ये साड़ी और आप बोल रही हो कि मैं बदल लूं। माँ जी, आपको नहीं पता, मेरे जैसे फैशन के लिए लोग मरते हैं। बहू, मैं प्यार से समझा रही हूँ कि ये गंदी सी साड़ी निकाल कर रख दे। तो क्यों पूरे मोहल्ले में मेरी नाक कटवाना चाहती है? तुझे तेरी हंसती हुई सास अच्छी नहीं लगती क्या? माँ जी, आपको भी क्या आपकी हंसती हुई बहू अच्छी नहीं लग रही? शादी के बाद आज जाकर मैंने अपने स्टाइल किए हुए कपड़े पहने हैं और आप उसमें भी मना कर रही हैं। माँ जी, ये तो नहीं हो सकता। बहू, ये सब ना टीवी में ही अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में लोग तुझे ऐसे देखेंगे और मुझे अपनी बहू का मजाक बनवाने का कोई शौक नहीं है। माँ जी, हर किसी इंसान की आपके जैसी सोच नहीं होती। आपको तो मजाक लग रहा है ना, वही बहुत से लोगों का फैशन आइकन लगता है और मैं बस आपकी खुशी के लिए ये नहीं बदल सकती हूँ। उर्वी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। उर्वी की सास उसे समझाने की तो कोशिश करती ही है, लेकिन उर्वी के दिमाग में एक भी बात नहीं आती और वो ऐसे ही अब रोज रोज अतरंगी कपड़े पहनकर रहने लगती है। आसपास के लोग भी अब सरोज को उसकी बहू को लेकर ताने देने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद उर्वी फिर से अतरंगी कपड़े पहनकर बाजार में सब्जी लाने गई थी। उर्वी को अतरंगी कपड़े में उसकी पड़ोसन माला देख लेती है और तुरंत जाकर वो सरोज से कहती है, अरे सरोज, तेरी बहू को उर्फी जावेद बनने का ज्यादा ही शौक है क्या? भरे बाजार में फोटो शूट करवा रही है। फोटो शूट? कैसा फोटो शूट हो रहा है? मैं कुछ समझी नहीं। और ये उर्फी जावेद कौन है? मेरी बहू ना उर्फी नहीं बल्कि उर्वी है। तो क्या अब मेरी बहू का नाम भी भूल गई है? अरे मैं तेरी बहू का नाम नहीं भूली हूँ, लेकिन उसकी हरकतें देखकर उर्वी कम और उर्फी ज्यादा लग रही है। तुझे पता भी है लोग कैसे उसे पलट पलट कर देख रहे थे? मुझे तो उसे देखकर ही शर्म आ गई। तू पहेली मत बुझा और साफ साफ बता, हुआ क्या है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तेरी बहू बाजार में अतरंगी से कपड़े पहनकर घूम रही थी और ऐसे कपड़े में उसे लोग कितनी गंदी नजर से देख रहे थे। अब तू ही बता, तेरे घर की बहू है, ऐसे शोभा देता है क्या उसे? मैं तो इस बारे में अपनी बहू को कितना समझा चुकी हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनती ही कहाँ है। वो सुनती नहीं है तो क्या अब उसे कुछ बोलेगी ही नहीं? अरे मैं बोल रही हूँ, तू उसे प्यार से ना सही लेकिन गुस्से से समझा दे। कम से कम उसे थोड़ी बहुत अकल तो आए। ठीक है, यही करती हूँ। आने दे उसे एक बार घर, बहुत हो गया उसका ड्रामा। इतना बोलकर माला वहाँ से चली जाती है। माला के जाने के कुछ देर बाद ही उर्वी सब्जियाँ लेकर घर वापस आती है। घर आने के बाद उर्वी अपने कमरे की ओर जा ही रही होती है कि तभी सरोज उसे रोकते हुए कहती है, बहू, आज तेरी वजह से मुझे बाहर के लोगों के ताने सुनने को मिल रहे हैं। तुझमें तो जरा भी शर्म नहीं बची। तुझे पता भी है तेरे पीठ पीछे लोग तुझे क्या बोलते हैं? माँ जी, लोगों का तो काम ही होता है ना बोलने का, और उन लोगों की इतनी भी हिम्मत नहीं है कि जिसकी बुराई कर रहे हैं उसके मुंह पर ही उसकी बुराई कर सके। अब क्या मैं उनकी भी बातों का बुरा मानूं?
बहू तो शादीशुदा है, तुझे अपनी गृहस्थी पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ये कटे फटे कपड़े पहनने चाहिए। माँ जी कितनी बार बताया है आपको, ये कटे फटे कपड़े नहीं बल्कि स्टाइल है मेरा। आप देखना, मुझे देखकर ना और भी लोग ये वाला स्टाइल कॉपी करने लग जाएंगे। हाँ, जैसे तूने खुद उर्फी जावेद का स्टाइल कॉपी किया है, अब वैसे ही लोग तेरा स्टाइल कॉपी करेंगे। बस यही सिखा। पढ़ाई लिखाई की भी बातें सिखाई जा सकती है लोगों को, लेकिन उनमें तो तुझे शर्म आती है ना। माँ जी शर्म तो मुझे आती ही नहीं है, ये शर्म शब्द मेरे लिए बना ही नहीं है। और आप उर्फी जावेद की बात कर रही हो। माँ जी वो तो फैशन आइकॉन है, मुझे तो बहुत पसंद है उर्फी जावेद। बहू, अगर तुझे उर्फी जावेद बनने का इतना ही शौक है तो एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तरा बांध और अपने मायके चली जा। वहाँ तुझे जो बनना है बन जाइयो, वहाँ कोई रोक टोक नहीं होगी तुझे। माँ जी मैं यहाँ शादी करके आई हूँ, ये मेरा घर है और मेरा जो मन होगा मैं वही करूँगी। आप मुझे ना ही इस घर से निकाल सकती हो और ना ही अब आगे ऐसी धमकी देना। उर्वी इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। सरोज जितनी कोशिश कर सकती थी उतनी कर चुकी थी, लेकिन बात अब सरोज के बस के बाहर हो गई थी। उर्वी अब भी कटे फटे अतरंगी कपड़े पहनकर ही घूमती रहा करती थी। लोग उसका मजाक भी बनाते रहते। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। कुछ दिनों बाद उर्वी अपने पति विकी के साथ उसकी ऑफिस पार्टी के लिए जाती है और वहाँ भी वो उर्फी जावेद स्टाइल में ही गई होती है। तो वहाँ के लोग उर्वी का मजाक भी बनाने लगते हैं और वहाँ विकी को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। विकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पार्टी से जल्दी ही घर लौट आता है। घर आने के बाद वो अपनी माँ को बुलाता है और उससे कहता है, माँ, आपकी बहू ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। पता है, मेरे ऑफिस की पार्टी में ऐसे बनकर आ गई थी। अब बताओ, लोग मजाक बनाएंगे ही ना। अरे विक्की जी, आप लोगों की बातों से क्यों परेशान हो रहे हैं? वो लोग आपको सैलरी थोड़ी देते हैं, सैलरी तो आपके बॉस देते हैं ना उन्हें, और उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की है। बस करो उर्वी, तुम्हें तो जरा भी शर्म नहीं। मैंने आज तक तुम्हें कभी भी किसी चीज के लिए नहीं रोका है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब अपना और मजाक नहीं बनवा सकता हूँ। क्या मतलब है आपका विक्की जी कि मेरे साथ और मजाक नहीं बनवा सकते हो? मेरा यही मतलब है कि तुम्हें जैसे रहना है रहो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं रह सकता हूँ। अगर तुम्हारा ये उर्फी जावेद लुक अब हमेशा ही रहने वाला है तो तुम अपने मायके जा सकती हो। माँ जी आप विक्की जी को कुछ समझाओ ना, देखो तो जरा ये क्या बातें कर रहे हैं। बहू, मैं क्या समझाऊं विकी को। एक समय था ना जब मैं तुझे समझाया करती थी कि मत करिए सब, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। अब भुगत बैठकर। नहीं माँ जी, मैं आपसे और विक्की जी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको नहीं छोड़ सकती हूँ। बहू, विक्की ने तो अपनी बात रख दी है, अब ये तेरे ऊपर डिपेंड है कि मानना है या नहीं मानना। अब तक तेरी सास ने तुझे बोला तो समझ नहीं आया, अब पति की बात तो समझ जा। हाँ माँ जी, मैं समझ गई। अब मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं अब कोई स्टाइल करने वाली नहीं हूँ, सिंपल सादे कपड़े ही पहनूंगी, लेकिन मैं आपके साथ ही रहूंगी इस घर में। उर्वी को अपने पति और सास की बात समझ आ जाती है और वो मान भी लेती है। उसके बाद वो उर्फी जावेद बहू से वापस उर्वी बहू बन जाती है। काजल एक बहुत ही चालाक लड़की थी। उसे तरबूज खाना बहुत अच्छा लगता था। उसके घर में जब भी तरबूज आता तो वो सबसे छुपकर चुपके से उसे खा लिया करती। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ नीलम सबके लिए 3 बड़े बड़े तरबूज लाई और तरबूज देखकर काजल का भाई शिवम काजल से कहने लगा, देख ले काजल, मम्मी यहाँ 3 बड़े बड़े तरबूज लाई हैं। अगर इसमें से एक भी गायब हुआ ना तब तुझे बताऊंगा। मुझे क्या बताओगे? मम्मी तरबूज खाने के लिए ही तो लाई है, देखने के लिए थोड़ी। मैं तो पहले ही बता रही हूँ, किसी का इंतजार नहीं करूंगी, मैं जाकर खा लूंगी। जिसको खाना है वो भी खा सकता है। मतलब तू मेरी बात नहीं मानेगी ना? इसमें मानने जैसा क्या है? जिसको खाना है खा ले। अब मैं किसी को रोकती नहीं हूँ, तो आप मुझे क्यों रोक रहे हैं खाने से? क्योंकि तू पूरा सफा चट कर देती है, किसी के लिए कुछ छोड़ती ही नहीं है। जिसको खाना है वो मेरे साथ ही खा ले, बाद में मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं भी देखता हूँ तू कैसे खाएगी। मैं अभी जाकर फ्रिज लॉक कर देता हूँ। शिवम इतना बोलकर फ्रिज लॉक करके चाबी जेब में रखकर सोने चला जाता है और शिवम को सोते देखकर काजल कहती है, ये क्या है? घर में तरबूज आया है और मुझे ही खाने को नहीं दे रहे। भाई को तो अभी बताती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। काजल चुपके से जाकर शिवम की जेब से फ्रिज की चाबी निकालकर तीनों तरबूज खा लेती है और तरबूज के छिलके शिवम के पास ही रख देती है और चुपके से वापस चाबी को शिवम की जेब में डाल देती है और कमरे में सोने चली जाती है। थोड़ी देर बाद
जब नीलम आती है तो वो तरबूज के छिलके देखकर जोर से आवाज लगाकर शिवम को कहती है, अरे नालायक, तू सारे तरबूज खा गया। यहाँ तो एक से बचाओ तो दूसरा खा जाता है। मैंने नहीं खाया मम्मी, मैं तो तरबूज को काजल से बचाने के लिए फ्रिज में रख दिए थे वो, और फ्रिज को भी लॉक कर दिया था। इतने में कमरे में काजल आकर कहती है, ये क्या हुआ भैया, आप तो मुझे मना कर रहे हो और सारे तरबूज खुद ही खा गए। मैंने नहीं खाए, जरूर तूने ही मेरी जेब से चाबी निकालकर सारे तरबूज खुद खाए होंगे और मेरे ऊपर लगा रही है नाम। एक तो आपने सारे तरबूज खा लिए, ऊपर से मुझे बोल रहे हो कि मैं खा गई। मुझे तो पता भी नहीं था कि चाबी आपने अपने जेब में रखी है। चुप करो तुम दोनों, कुत्ते बिल्ली की तरह मत लड़ो। यहाँ तुम दोनों मिलकर तरबूज खा गए और अपनी माँ को ही पागल बना रहे हो। सच्ची मम्मी, मैंने नहीं खाया। पता नहीं कैसा समय आ गया है, घर से तरबूज भी चोरी होने लगे हैं। अब तो घर में तरबूज लाने से पहले भी सोचना पड़ेगा। नीलम इतना बोलकर गुस्से में चली जाती है और ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद काजल के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता आता है और लड़के के घर से लड़का विनीत और उसकी माँ शांति आते हैं। शांति और विनीत को काजल बहुत पसंद आती है और सब बात करके रिश्ता पक्का हो जाता है और देखते ही देखते कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों तक तो काजल घर को अच्छे से संभालती है और कुछ दिनों बाद काजल अपनी सास शांति को कहती है, माँ जी बहुत दिन हो गए, घर में कोई फल भी नहीं आया। ठीक है, जा ले आ कोई भी फल। ठीक है, मैं अभी बाजार से तरबूज लेकर आती हूँ। अरे नास बेटी, यहाँ गर्मियाँ खत्म हो गई, अब तो गर्मी के सारे फल आसमान को छू रहे हैं और तुझे तरबूज खाना है। पता भी है कितना महंगा हो रहा है वो। महंगा है तो क्या, खाना छोड़ दे। अरे मायके वाले पैसे देने नहीं आते जो तुझे अब तरबूज खाना है। कोई सस्ता सा फल ले आ। काजल बाजार चली जाती है और तरबूज वाले के पास खड़ी होकर कहती है, भैया ये तरबूज कैसे दिए? 120 रुपए किलो है। काजल के पास तरबूज लेने के लिए पैसे नहीं होते तो वो फल वाले की नजर हटते ही 5-6 तरबूज उठाकर अपने थैले में रख लेती है और घर आ जाती है। घर पर उसकी सास शांति काजल को इतने सारे तरबूज लाते देखकर कहती है, अरे ये कहाँ से ले आई इतने सारे तरबूज? क्या तुझे रोड पे पड़े मिल गए या कहीं से चुरा लाई? कुछ ऐसा ही समझ लो, बहुत सस्ते मिल रहे थे इसलिए ले लिए मैंने इतने सारे, और ना ही चोरी करके लाई हूँ मैं। सस्ते में मिल गए इसलिए ले आई। तुझे इस टाइम कहाँ से सस्ते मिल गए? और अगर मिल भी गए तो क्या आप तरबूज खिला खिला कर ही मार देगी? तरबूज खाकर कौन मरता है? और वैसे भी आपको नहीं खाने तो मत खाओ, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं ही खा लूंगी। तो ये बोलना कि तुझे अच्छे लगते हैं, तू ही बैठकर ठूस ये तरबूज। ठीक है मत खाओ, फिर बाद में मत बोलना कि मैं सारे खा गई। काजल इसी तरह रोज रोज करने लगी। वो बाजार जाती और सब्जी वाले की नजर हटते ही तरबूज चोरी कर लेती और घर में बहाना बना देती। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और काजल को तरबूज चोरी करने की आदत लग जाती है। रोज रोज इतने महंगे तरबूज लाते देखकर शांति को काजल पर शक होने लगता है और वो बोलती है, आखिर इतने महंगे तरबूज ये लाती कहाँ से है? और वो भी रोज इतने सारे तरबूज कहाँ से लाती है? पक्का इसने कोई बाहर यार बना रखा होगा, तभी तो इतने महंगे तरबूज ला रही है। या कहीं से चोरी तो नहीं करने लगी? आज शाम को इसका पीछा करूंगी, तब पता चलेगा। शांति काजल को रंगे हाथ पकड़ने के लिए प्लान बनाती है और शाम होते ही काजल के पीछे पीछे जाने लगती है और कुछ दूर काजल का पीछा करते करते बाजार आ जाती है और काजल को फल वाले से तरबूज चोरी करते हुए देखती है तो वो गुस्से में काजल के पास जाकर कहती है, क्यों री, तू तो बाजार से सस्ते तरबूज लाती थी ना, ये ही है तेरे सस्ते तरबूज? माँ जी आप यहाँ कैसे आई? दोनों सास बहू की बात सुनकर फल वाला बोलने लगता है, अरे ये क्या है, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हो? अरे ओ सब्जी वाले भैया, आपके पास जो ये आँखें हैं इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? क्या बोल रही हो आप बहन जी? आपके यहाँ से तरबूज चोरी होते हैं और आपको पता ही नहीं चलता क्या? माँ जी अब घर चलकर डांट लेना, यहाँ सबके सामने क्यों तमाशा बना रही हो? अब तुझे तमाशा लग रहा है? एक गरीब आदमी की आमदनी चुराती थी तब तुझे वो तमाशा नहीं लगा? अच्छा, मतलब आप ही इतने दिनों से तरबूज चोरी करती थी और मैं अपने बच्चों को डांटने में लगा रहता था कि वो तरबूज खाकर झूठ बोल रहे हैं। तुझे शर्म नहीं आती? ये तरबूज के लिए तू चोरी तक करने लगी। आप तो मैडम अच्छे खासे घर की लगती हो, फिर आपकी चोरी कर रही हो।
यहाँ हम जैसे तैसे करके घर चलाते हैं और आप हमारे पेट पर लात मार रही हो। मुझे माफ कर दो, मुझे बस तरबूज बहुत अच्छा लगता है और उसी की लालच में मैंने चोरी की। आपकी माफी से मेरा नुकसान थोड़ी पूरा होगा। आपका क्या है, आपने तो माफी मांग ली और मेरा जो इतना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? हाँ अब बोल, अब क्यों चुप खड़ी है? बोल, कौन करेगा इनकी भरपाई? माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने लालच में चूर होकर मैं सही गलत ही भूल गई थी। अब आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। भैया आप भी मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, तुझे अपनी गलती का एहसास है तो मेरे लिए वही बहुत है। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और भैया आपका जितना भी नुकसान हुआ है मुझे बता दो, मैं पूरा कर दूंगी। काजल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी भी मांगती है और आगे से चोरी ना करने का वादा करती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।